हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड अपनी तैयारी अच्छे से कर चुके होगे क्योंकि अभी एग्जाम आ चुके हैं। अब कब तक तैयारी करोगे? अब मेंस की तैयारी करना, प्रीलिम्स के बाद जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में क्या होने वाला है, छोटे छोटे पॉइंट्स में बता देता हूँ कि सबसे आज मेरा एग्जाम था, एसएससी सीजीएल था। तो थोड़ा सा लेट हो गया आने जाने में ही क्योंकि मेरा सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था, मुंबई में था। तो सारी बातें करूँगा, उसका एग्ज़ाम लेवल कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, एंड एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मेनली वो बातें होंगी। क्वेश्चंस मैं नहीं बता सकता एंड मैं बताता भी नहीं हूँ किसी को। सो क्वेश्चंस को लेके आप प्लीज़ मत ही पूछना किसी से भी यार, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट पे डिपेंड कर जाती है एंड वो अ, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है लोगों का। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस के लिए तो मना ही करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना ओवरव्यू दे दूँगा इस वीडियो में कि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, आगे वाली शिफ्ट जो भी है। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि यार स्टूडेंट्स के मन में जो एजुकेटी का फ़ियर था कि एजुकेटी आ गया, उसका जो भी है उसका लेवल कैसा बढ़ जाएगा। जो भी मॉक टेस्ट बना रहे थे, मॉक टेस्ट बनाने वाले को मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी तो यहाँ पे पब्लिकली, लेकिन जो मॉक टेस्ट बना रहे थे एजुकेटी पैटर्न पे, आरबी हो गया, टेस्ट रैंकिंग हो गया, ठीक है? और पंडित्स हो गया, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल जिन्होंने करी हुई थी, हवा मचा रखा था, वैसा कुछ भी नहीं था। इतना ईज़ी पेपर था, मैं तुम्हें बताऊँ टीसीएस से भी ईज़ी पेपर था। जो जितना पेपर ईज़ी इतना जितना ईज़ी पेपर टीसीएस बनाती थी, वो तो थोड़ा बहुत मॉडरेट बनाती थी। प्रीलिम्स में पिछली बार कितना अच्छे लेवल का मतलब एग्ज़ाम था 2024 का, लेकिन इस बार इतना लल्लू लेवल का पेपर था। मैथ्स और रीज़निंग तो बहुत ही ज़्यादा लल्लू थी, और इसके बाद इंग्लिश का लेवल टीसीएस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल में भी बात करेंगे कि ओवरऑल इंग्लिश की वजह से लेवल का जो भी लेवल था वो बढ़ गया थोड़ा-सा। एंड इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ही थी, एंड जीके भी थोड़ी-सी मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड थी। ठीक है, बाकी दोनों सेक्शन बहुत ईज़ी थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि काफ़ी लोग स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज़ अ टैक्स असिस्टेंट इन मुंबई। सो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं क्यों देते रहते हो एग्ज़ाम में, 6th अटेम्प्ट है मेरा ये। सो मुझे भी बुरी लगती हैं चीज़ें कि काफ़ी लोगों के इतने अटेम्प्ट जा चुके हैं, मेरा खुद इतना ज़्यादा अटेम्प्ट जा चुके हैं। सो सबसे पहली बात ये है कि हाँ, एक्सपेक्टेड पोस्ट, घर, बस इसी के पीछे लोग पड़े रहते हैं, एंड मैं भी उसी में से ही हूँ। तो पहली बात तो कि मेरा सेंटर यहाँ पे काफ़ी दूर पड़ा, ठीक है? मुंबई में 2 सेंटर है, एक कांदिवली में और एक डोंबिवली में। सो मेरा डोंबिवली था, मैं उस साइड कभी गया नहीं था, और 12 तारीख को मेरे दोस्त का एग्ज़ाम था वहाँ पे, जो कि कैंसल हो गया था। एंड अभी फ़ॉर्च्यूनेटली आज मेरे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, छोटी-सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे एग्ज़ाम में। लेकिन चीज़ें कैसी थी कि सेंटर के अंदर गए, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा छोटा-सा स्टाफ लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्टाफ था, ऐसा नहीं था भीड़-भाड़ थी काफ़ी ज़्यादा। लिमिटेड सा स्टाफ था, एंड एंट्री कराते हुए भी कुछ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी उसमें, तो कुछ भी ज़्यादा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती थी ईज़िली अगर कोई बंदा ढंग से करे तो। ठीक है? एंड इसके बाद आगे गए हम, मतलब आगे क्या गए, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट्स या चेयर, जो घर पे कुर्सी होती है, प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी, फॉर्च्यूनेटली उसमें भी मेरे पास अ, मतलब व्हील चेयर थी। व्हील चेयर मतलब वो वाली व्हील चेयर नहीं, मतलब जो भी सिटिंग वाली चेयर होती है, मेरे पास वो चेयर थी। ठीक है, मेरी सीट पे वो थी फॉर्च्यूनेटली, वरना हर जगह प्लास्टिक की चेयर्स लगा रखी थी वहाँ पे। सो मैं वही देख रहा था, एंड एसी नहीं चल, एसी था ही नहीं उनके पास, पंखे भी नहीं है हमारे ऊपर, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बेकार ही था। जितना टीसीएस रखती है कि अच्छा खासा, लेकिन इसमें तो बहुत ही बेकार था। लेकिन उसके बाद और इनकी इनकी रफ शीट मैं बता देता हूँ तुम्हें, मेबी डिफ़र कर सकती है अलग-अलग एग्ज़ाम सेंटर्स पे। लेकिन इनकी रफ शीट इतनी पतले पन्ने पे थी, वो भी छोटी-सी, एंड उसपे भी इतना आर-पार दिख रहा है कुछ भी, ढंग से पेन नहीं चल रहे उसमें, तो प्रॉब्लम थी। एंड जो प्रॉब्लम्स बता रहे थे सब कि माउस की प्रॉब्लम है, सर्वर का इश्यू है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अभी से सारे के सारे एग्ज़ाम्स इन्होंने अच्छे से कंडक्ट कराने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में सर्वर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे, एंड माउस की प्रॉब्लम आई है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी जो आने वाली शिफ्ट है उसमें डरना मत तुम लोग कि हमारा सर्वर नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी हैं। होप फॉर द बेस्ट लेके ही चलो कि हाँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड एग्ज़ाम के लेवल की बात करें, रीज़निंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो रीज़निंग इतनी ज़्यादा ईज़ी थी कि 11 मिनट 10 मिनट में मेरी हो गई थी कंप्लीट, और कुछ पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी उसमें। एड्रेस वगैरह के क्वेश्चन्स थे, जो कि मॉक टेस्ट वाले बनाते हैं वैसे ही था, और जो एजुकेटिव वाले मॉक टेस्ट बनाते हैं इससे तो बहुत लल्लू लेवल था, इससे कुछ भी कंपैरिज़न है ही नहीं। सो रीज़निंग मेरी 10 मिनट में हो गई। देन उसके बाद मैंने मैथ्स अटेम्प्ट करी, मैथ्स मेरी 20 मिनट में हो गई। देन उसके पास टाइम बचा हुआ, तो फिर भी मैंने मैथ्स को दोबारा से 10 मिनट और दे दिए आराम से कि हाँ, कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो मैथ्स और रीज़निंग तो इतनी ईज़ी थी कि हाँ, वो कर दी।
फिर उसके बाद आई इंग्लिश की बारी, तो इंग्लिश में से 10 से 12 मिनट गए उसमें, इंग्लिश में 10 से 12 क्या 10 से 13 मिनट भी गए एंड फिर भी इतने सारे क्वेश्चन मैंने मार्क लगाए वहाँ पे क्योंकि इंग्लिश का लेवल इसमें अच्छा था। तो इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट था और वोकैब पार्ट था, दोनों ही लेवल अच्छा था। अब डिफर कर सकता है अलग-अलग एग्ज़ाम के ऊपर कि देखो इंग्लिश क्या है कि लक बेस ही है कि किसी की शिफ्ट में वो चीज़ें आ गई जो उसने पढ़ी हुई है एंड किसी की शिफ्ट में वो आ गई जो किसी ने पढ़ा ही नहीं हुआ। तो वो चीज़ें डिफ़र करती हैं यहाँ पे, जो इडियम्स आए वो भी अलग अलग से आ गए, जो किसी ने पढ़े नहीं या फिर बहुत रेयरली बच्चों ने पढ़े, तो ये डिफ़र कर जाती है चीज़ें एंड नॉर्मलाइज़ेशन में इफ़ेक्ट डाल देती हैं एंड फिर ऐसा भी फिर एक-दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हाँ, तेरी शिफ्ट वाले क्वेश्चन मुझे आते हैं, मेरी वाली तो किसी को आती नहीं है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होने वाला। लेकिन ओवरऑल इंग्लिश का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी, पीक्यूआरएस पार्ट भी एंड वोकैब पार्ट भी, ठीक है? कुछ भी ईज़ी नहीं था, कुछ भी ईज़ी नहीं था इंग्लिश में मैं सच बताऊँ तो 5 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम ईज़ी होंगे, बाकी सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स थे उस इंग्लिश में। सो इंग्लिश में पैसेज जो था वो ही कन्फ्यूज़िंग था इतना ज़्यादा कि हाँ, उसमें से छाँटो डायरेक्टली आंसर ही नहीं था उसमें, इनडायरेक्टली आंसर था एंड थोड़ा-सा बड़ा-सा पैसेज था एंड बाकी जीके पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा एंड स्टेटमेंट में भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जो कि गलत कर सकते हैं, जैसे मॉक टेस्ट में आती है वैसी ही थी वहाँ पे जीके। तो ओवरऑल सजेशन क्या है कि अभी तुम टीसीएस का जो मॉक्स दे रहे हो वही दो, एजुकेटिव वाले मॉक्स मत दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स जो भी एडिशनल टॉपिक थे वो आए ही नहीं उसमें और ना ही आएँगे दोबारा से। वो मेंस के लिए ही रखो सँभाल के, भले आपने पढ़ तो लिए ही होंगे, लेकिन वो प्रीलिम्स में नहीं आ रहे हैं। जो भी आप अभी तक टीसीएस की तैयारी कर रहे थे और टीसीएस के मॉक्स लगा रहे थे, वही है। जिनकी मैथ्स बेकार है या फिर जिनकी मैथ्स वीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हमेशा की तरह एंड जिनकी मैथ्स अच्छी है, रीज़निंग अच्छी है, उनको हमेशा की तरह नुकसान ही होने वाला है। तो ईज़ी पेपर में मेरी रैंक फिर से नीचे जाने वाली है एंड सारे के सारे स्कोर डिपेंड करता है इंग्लिश के ऊपर ही मेरा, इंग्लिश और जीके के ऊपर ही। क्योंकि मैथ्स और रीज़निंग में तो सारे ही स्कोर करेंगे एंड तुम्हें भी मैं यही सजेशन दूँगा कि इंग्लिश पे जितने भी दिन बचे हुए हैं, तुम इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट करो या फिर वोकैब अपनी रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। जीके पे काम नहीं करो तो भी चलेगा क्योंकि वो ऊपर ही से जाएगी सिर के। तो इंग्लिश पे वर्क करना जो भी है, मैथ्स के पीछे मत भागना कि ये रिवाइज़ करनी है, फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करना है, कुछ नहीं आ रहा उसमें से। तुम बिना पढ़े भी चले जाओगे मैथ्स और रीज़निंग में, बिना पढ़े फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बंदा भी कर देगा। तो तुम्हें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें तुम और एक अच्छा स्टूडेंट और एक बेकार स्टूडेंट या बेकार मत को एक अच्छा और एक कम अच्छा स्टूडेंट दोनों ही बराबर है उसमें। तो सारा का सारा डिफ़रेंस क्रिएट होगा इंग्लिश में। ठीक है? तो इंग्लिश में अपना फ़ोकस करना एंड वो स्किप मत करना। मैं तुम्हें सच बताऊँ तो क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं कि स्किप करने वाले हैं। अगर थोड़ा-सा भी डिफ़िकल्ट लगे तुम्हें तो तभी की तभी कर देना उसे क्योंकि डिफ़िकल्ट है ही नहीं। तो मेबी फर्स्ट बार में तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ, थोड़ा-सा लेंथी है तो मैं बाद में कर दूँ। मैं यही सजेस्ट करूँगा तुम्हें कि एक बार में कर देना उसे, डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 मिनट लगेगी उसमें लेकिन बाद में छोड़ने पे जो प्रेशर आएगा वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। भले ही मुझे तो प्रेशर फ़ील नहीं होता, प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता एंड मेंस में फिर भी मेरी प्रॉब्लम पर्सनल थी इसलिए मुझे प्रेशर फ़ील हुआ, वरना मुझे कभी प्रेशर फ़ील नहीं होता इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि वन गो में करने की कोशिश करना, अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ जाए तो उसे छोड़ देना, लेकिन वन गो में ही करने की कोशिश करना है, ठीक है? एंड बाकी जो भी सजेशन तुम्हें पूछने हैं, क्वेश्चन्स वगैरह मुझसे पूछने हैं, तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं फिर भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे पब्लिकली तो नहीं बता सकता एंड जो भी डाउट्स है अपने, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हाँ, जो आपको पूछना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ़ सिंपल सा सजेशन यही है कि अभी टेंशन मत लो बिल्कुल भी, टेंशन का कुछ इलाज नहीं है एंड उसमें से कुछ भी ऐसा एजुकेटिव पैटर्न जैसा आ ही नहीं रहा। जो मॉक्स बना रहे थे एजुकेटिव वाले वैसा कुछ भी पेपर का लेवल ही नहीं है, बहुत ईज़ी लेवल है। तुम जाके पैनिक मत करना एंड गलतियाँ मत करना, सिली मिस्टेक से बचना है तुम्हें। सिंपल सा मैंने तुम्हें क्रक्स दे दिया है, सिली मिस्टेक करोगे तो रेस से बाहर हो जाओगे क्योंकि बहुत ईज़ी पेपर है, ठीक है? एंड अभी जिनके शिफ्ट में एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट एंड जो भी मुझसे हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।